नमस्कार, इश्यू टुनाइट देख रहे हैं आप मेरे साथ और मैं हूं नीतू गौरखेला। हाईवेज पर बढ़ते सड़क हादसों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया कि अब जो हाईवे हैं, स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे, यहाँ 500 मीटर की दूरी होनी चाहिए। तमाम जो ठेके खोले गए हैं और इसके बावजूद भी जो मौजूदा स्थिति है वो ये है कि इक्का दुक्का शराब के ठेके खुले हुए देखने को मिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे पर शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है, यानी कि हाईवे से 500 मीटर की दूरी होनी चाहिए। और अब जिन जगहों पर शराब के ठेके खोले जा रहे हैं उससे लोगों में गुस्सा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया जा रहा है, लेकिन ठेकेदारों का नुकसान और लोगों का गुस्सा सरकार की मुसीबतें बढ़ा रहा है। ऐसे में क्या निकलेगा बीच का हल? लोगों के गुस्से को कैसे शांत करेगी सरकार? और जो ठेके बंद होने से नुकसान ठेकेदारों को हो रहा है उसकी भरपाई कैसे होगी? इसी को लेकर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। शिकायत का सिलसिला पिछले 2 सालों से चल रहा था, लेकिन जब कोई समाधान नहीं लिया गया तो महिलाओं ने खुद मोर्चा संभाला और कहीं शराब की दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया, कहीं जमकर तोड़फोड़ हुई। सुप्रीम कोर्ट ने शराब की दुकानों को हाईवे से 500 मीटर दूर करने का फैसला तो अब जाकर सुनाया, मगर हरियाणा के कई क्षेत्रों में गांव में खुले शराब के ठेकों को बंद करने की मांग पिछले लंबे समय से की जा रही थी। जिला अधिकारी दफ्तर से लेकर सीएम विंडो तक शिकायत करने के बाद भी जब कोई अमल नहीं लिया गया तो लोगों ने खुलकर इसका विरोध शुरू कर दिया। गांव के लोगों की मांग है कि ठेके को गांव की सरहद से 2 किलोमीटर दूर किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर ये ठेका खुलेगा तो यहाँ पे शराबियों का झुंड खड़ा रहेगा, जिससे कि और महिलाओं को, जो भी महिलाएं हैं, उन्हें काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी। आने जाने में जो समस्याएं आएंगी वो बढ़ जाएगी उनकी, और नौजवान इसकी लत का शिकार होते जा रहे हैं। अगर ये ठेका खुलेगा तो इससे यहाँ पे जो नौजवान है, जो युवा वर्ग है, वो भी आके रोज शाम को ठेके पे खड़ा रहेगा, जिससे यहाँ पे और पहले से ज़्यादा अपराध बढ़ेगा। यहाँ पे कॉस्मेटिक की शॉप है मेरी, यहाँ पे सारे लेडीज कस्टमर आते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे होगी क्योंकि लेडीज आती है यहाँ पे। अभी से इन्होंने शॉप ओपनिंग हुई नहीं, अभी से सेल करना शुरू कर दिया इन्होंने, ड्रिंक की बोतलें वगैरह। तो अब देखो मेरे से बर्दाश्त होगा नहीं कि यहाँ पे जेंट्स वगैरह आए बकवास करे, हम नहीं खुलने देंगे। आज सभी दुकानदारों ने अपनी हरी सिंह चौक पूरा बाजार बंद कर दिया है, और सारे बाजार वाले और आसपास की कॉलोनी वाले सारी लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रही हैं और ये ठेका खुलने देंगे जब तक यहाँ से ये पेटियां नहीं उठती, और यहाँ से हम हटेंगे भी नहीं। ये सारी पेटियां उठा के और जब उठेंगे, यहाँ पर दिन रात लेडीज आती हैं, सामान लेती हैं, सब्जी की रेडियो लगती हैं, और यहाँ पर दारू पी के पड़ रहेंगे, यहाँ पर गंदी कर देंगे। पास में मंदिर है, 3-4 स्कूल है, इसलिए हमने सबने प्रण लिया है जब तक यहाँ से सामान नहीं उठेगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे और यहाँ पर ही बैठ रहेंगे, हमारे को जो मर्जी करना पड़े। सरकार की आबकारी नीति भी साफ कहती है, अगर कोई पंचायत प्रस्ताव पास कर सरकार के पास भेजती है तो उनके इलाके में शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। दावा ये भी किया जा रहा है कि सैकड़ों ऐसे गांवों में शराब की दुकानें बंद भी होने वाली हैं। शराब के ठेकों को लेकर एक तरफ लोगों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तोड़फोड़ शराब की दुकानों में हो रही है, लेकिन दूसरी ओर ठेकेदारों को भी भारी नुकसान हो रहा है। सवाल ये उठता है कि ठेकेदारों और लोगों की समस्या का हल कैसे और कब निकलेगा? खबर फास्ट के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के पास 500 मीटर के दायरे में शराब के ठेके नहीं होने चाहिए, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला भले ही सुना दिया हो और इस फैसले का स्वागत किया जा रहा हो, लेकिन जिन क्षेत्रों में ये शराब के ठेके अब खोले जा रहे हैं वहां पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इसके साथ ही ठेकेदारों को भी नुकसान हो रहा है। चारों तरफ विरोध के स्वर ही सुनाई दे रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल ये है कि सरकार अब किस तरीके से इस पूरी स्थिति को
बैलेंस कर पाएगी। इसी को लेकर चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में। आपको बता दूं, वीरेंद्र फोगाट जी मेरे साथ बने हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, माफ कीजिए। कपिल सहगल जी मेरे साथ बने हैं, बीजेपी नेता हैं। डॉक्टर जोगेंद्र मोर जी बने हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके साथ ही अजीत जैन जी भी बने हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सुभाष राम राय जी मेरे साथ जुड़े हैं, शराब कारोबारी हैं। इसके साथ ही प्रदीप देशवाल जी बने हैं, इनेलो का पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कपिल सहगल जी आप ही से करना चाहूंगी मैं। क्या चल रहा है देश, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया, उसके बाद सरकार काफी दबाव में होगी मौजूदा स्थिति को देखते हुए। क्या चल रहा है सरकार के दिलो दिमाग में, किस तरीके से अब यहाँ पर स्टेप लिया जाएगा, कैसे इस सारी स्थिति को बैलेंस करेगी? देखिए नीतू जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक रिव्यू पिटीशन में जिस प्रकार का फैसला सुनाया है कि 500 मीटर के दायरे में कोई भी नेशनल हाईवे में किसी प्रकार का कोई ठेका आता है तो उसको राज्य सरकार हटवाने का कार्य करे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, उसको मानना हमारा परम कर्तव्य भी है और निश्चित तौर पर हम इनकी आदेशों की पालना अवश्य करने वाले हैं। और किसी प्रकार का कोई दबाव की इसके अंदर हम नहीं समझते हैं। सब चीजों की समीक्षा की जा रही है, किसी को परेशान करना हमारा औचित्य नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना है, उसको हम अवश्य करेंगे और उसको हम धरातल पे अवश्य उतारेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना तो हो रही है, फैसला सुनाने के बाद उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है, यानी कि काम हो रहा है। जितने भी नेशनल और स्टेट हाईवेज हैं वहां से शराब के जो ठेके हैं वो बंद कर दिए गए हैं, शिफ्ट यहाँ पर हो रहे हैं ठेके। लेकिन दूसरी तरफ विरोध भी देखने को मिल रहा है। तो जो शराब व्यापारी हैं या ठेकेदार हैं उनकी भी मुसीबतें बढ़ी हैं और जो लोग हैं उनकी तरफ से भी विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उस स्थिति में क्या होगा? देखिए, हरियाणा सरकार के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी ने अपने वक्तव्य में बताया, सब चीजों का समीक्षा की जा रही है। किसी को भी किसी प्रकार की अन्यथा या हमें किसी से द्वेष भावना नहीं है। सबको समान रूप से प्रदेश के अंदर देखा जाएगा। कानून की जहां तक है उसकी पालना अवश्य की जाएगी। कोई बीच का रास्ता जो है किसी प्रकार की, चाहे वो शराब के कारोबारी हो चाहे आम जनता हो, किसी को परेशान करने के लिए हम कुछ ऐसा कार्य करने वाले नहीं हैं। लेकिन समय समय पर सरकारें जो हैं, क्योंकि आप बात कर रही हैं कि इसको बंद क्यों नहीं किया जाए या पूरी तरह से बंद क्यों करें, ये इसके अंदर मैं समझता हूँ एक डिबेट की आवश्यकता है। और मैं बधाई के पात्र हैं, आज पूरे देश के अंदर व्यापक इसकी एक डिबेट की चर्चा जो है इसमें शुरू हो चुकी है। हाँ। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कोई बीच का रास्ता अवश्य निकलेगा। हाँ, प्रदेश की बात कर रहे हैं ना हम तो। बिल्कुल, देखिए पूरे देश में चल चुकी है चर्चा। हाँ। तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकलने वाला है, रास्ता निकलेगा पक्का जी। चलिए, ठेकेदार भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुभाष जी, क्या कहेंगे आप? नुकसान हो रहा है भारी, लाइसेंस यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने रिन्यू करवाया है, उनके लिए तो अब सारी चीजें एक तरीके से वेस्टेज मानी जाएं। नीतू जी, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जनता की समस्या और हमारी समस्या को लेके आपने इस डिबेट में योगदान दिया। और उसके बाद मैं सहगल साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार पार्टी जब किसी आदमी को प्रवक्ता नियुक्त करती है, उसकी एक जिम्मेदारी और बनती है कि वो अपनी सरकार को मसावरा दे कि जनता में ये बातें चली हुई हैं। हाँ। और जायज क्या है। हाँ। उसके बावजूद ये कहते हैं सहगल साहब कि हम विचार करेंगे, बीच का कोई हल निकालेंगे। हरियाणा सरकार की पॉलिसी के अनुसार हमारे को 1 अप्रैल से 31 मार्च 2018 तक का 365 दिन का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। जो मैं जींद से बिलोंग करता हूं, मेरे जिले की लाइसेंस फीस 92 करोड़ रुपए है, जो 365 दिन पे डिवाइड की गई है। और आज तक मेरे डिस्ट्रिक्ट में एकमात्र लाइसेंस किसी लिकर वेंड का नहीं दिया गया। तो यह क्या कानून की बात करते हैं, किसी को नुकसान ना पहुंचाने की बात करते हैं। हाँ। क्या शराब ठेकेदारों को नुकसान नहीं हो रहा है? हो रहा है तो इस नुकसान की क्या सरकार भरपाई कर पाएगी? हाँ। कपिल साहब, भरपाई कर पाएगी सरकार नुकसान? मैंने पहले भी कहा इस चीज की समीक्षा जारी है। आप कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे हैं, आप बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं यहाँ पर, आप बीजेपी सरकार का पक्ष रख रहे हैं। सहगल साहब से नहीं पूछ रही हूँ मैं, बीजेपी सरकार के नुमाइंदे से ये सवाल पूछा जा रहा है कि सरकार इसमें क्या स्टेप लेगी, किस तरीके से। एक दबाव की स्थिति आप नकार रहे हैं उस बात को कि दबाव की स्थिति नहीं है। या तो आप समझना नहीं चाहती हैं या जो मैं बोल रहा हूँ आप समझाइए, सरकार ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया, वित्त मंत्रालय ने इसको स्पष्ट कर दिया कि कहीं ना कहीं जिसकी कोई भी परेशान इसके अंदर हो रहा है उसकी समीक्षा कर रहे हैं, इसका बीच का रास्ता निकाला जा रहा है।
उसमें थोड़ा समय लगेगा, अवश्य लगेगा। किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर एक ऑर्डर दे दिया, उसकी कंप्लेंट्स होगी। क्या आपको नहीं लगता कि ये रटा रटाया जवाब है? नहीं, देखिए इसकी जांच होगी, कार्रवाई होगी, अवमानना की पालना हो रही है, कोर्ट के फैसले का स्वागत है, ये तो रटे रटाए जवाब है ना कपिल साहब। तो मैं क्या कहूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है हम उसको नहीं मानते हैं। आप किस प्रकार की बातें कर रही हैं? इस स्थिति में एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए आपके जवाब से, हमें भी होना चाहिए और दर्शकों को भी होना चाहिए। देखिए जो जवाब है वो उसको ही दिया जाएगा, बिल्कुल जो आपके जवाब आपने जो सोच रखे हैं वो उसका जवाब वो मैं नहीं दे सकता। जैसे सवाल वैसे जवाब, ठोस सवाल और ठोस जवाब मैं आपसे चाहूंगी इस पूरी डिबेट के अंदर उसका जवाब दिया जाएगा। चलिए, जो आपने अपने मन के अंदर विचार बना करके रखे हैं वो बिल्कुल भी नहीं आपको बताया जाएगा। अभी बहुत टाइम है, क्या कहेंगे आप? इनका तो कहना है कि चलिए जब रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट उसके बाद लेखा जोखा होगा, फिर जी आगे बढ़ा जाएगा। आप क्या कहेंगे? नीतू जी, मैं सरकार के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूं, जिस दिन टेंडर हुए, ऑक्शन हुआ, उस दिन हमारे से टोटल बिड का 5% ले लिया गया, विद इन वीक 5% ले लिया गया। 7 अप्रैल को हमने 11% जमा कराना है, 20 तारीख को लाइसेंस फीस जमा करानी है, टोटल बिड का 10%। हाँ। क्या हमारी फीस में सरकार रियायत दे पाएगी? जब तक सरकार समीक्षा करेगी हमारी लाइसेंस फीस में रियायत दे पाएगी? सवाल आप उन्हीं से पूछिए, जवाब भी वही आपको देंगे। सहगल साहब क्या कहेंगे आप? देखिए निश्चित तौर पर इनका जो भी नुकसान हो रहा होगा या जो हुआ है, जिस प्रकार का बात ये कर रहे हैं कि इन्होंने इतने पैसे जमा करवा दिए हैं, उसके बाद इन्होंने इतने पैसे जमा करवाने हैं, निश्चित तौर पर सरकार पूरी तरह से ध्यान रख रही है। इसको थोड़ा समय दीजिए, सरकार पूरी तरह से इनके साथ भी है, प्रदेश की जनता के साथ भी है, कोई ना कोई ऐसा रास्ता अवश्य निकाला जाएगा। किसी को परेशान करने की हमारी किसी प्रकार की कोई वो नहीं है। चलिए, ये आपको एक बार फिर से मैं थोड़ा सा बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, थोड़ी सी ब्रीफिंग। सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल 15 दिसंबर को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नेशनल और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब की बिक्री पर पाबंदी लगा दी थी। याचिका में दलील दी गई थी कि इन सड़कों के किनारे स्थित दुकानों पर शराब के सेवन से हादसे हो रहे हैं और साल दर साल इन हादसों में बढ़ोतरी हो रही है। पूर्वोत्तर राज्य मेघालय और सिक्किम को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इन दोनों स्टेट्स को छूट दी गई है भौगोलिक स्थिति के आधार पर, और खासकर पर्यटन पर आधारित गोवा, राजस्थान, दमन और दीव जैसे राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों पर इसका सबसे प्रतिकूल असर पड़ना तय है। और इसके साथ ही अब यह भी कहा जा रहा है सहगल साहब कि नेशनल हाईवेज जितने भी हैं उनको स्टेट हाईवेज में तब्दील कर दिया जाए, जिसको लेकर हरियाणा भी इसी दौड़ में शामिल है और चंडीगढ़ को तो शायद कर भी दिया है। क्या लगता है आपको कि हरियाणा की तरफ से क्या होगा इस तरीके का? क्योंकि राजस्व का हवाला दिया जा रहा है, रेवेन्यू को बनाए रखने के लिए, क्योंकि ज्यादातर जो शराब के ठेके हैं या फिर कहें पब बार हैं वो इसी तरीके से हाईवेज पर बने हुए हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, इससे रेवेन्यू जनरेट करना एकमात्र हमारा लक्ष्य नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। हाँ। लेकिन शराब को पूरी तरह से बंद कर देना, लेकिन शराब को साहब मैंने सुना नहीं, आपने क्या कहा? केवल रेवेन्यू के लिए हमारा लक्ष्य नहीं है। हाँ, पहली बात, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो मैं पुनः दोहरा देता हूँ। लेकिन इसको पूरी तरह से बंद भी नहीं कर सकते। इतिहास उठा करके देख लीजिए, जब भी हरियाणा के अंदर या किसी प्रदेश के अंदर शराबबंदी हुई है, इसके भयावह परिणाम आए हैं। कहीं ना कहीं इसके जो आपराधिक तत्व हैं उसमें इजाफा हुआ है। हाँ, नहीं, सवाल तो ये था ही नहीं ना मेरा, आप तो इतिहास में चले गए। ये सवाल नहीं था मेरा सवाल ये था कि जितने भी नेशनल हाईवे हैं उनको स्टेट हाईवे में कन्वर्ट कर दिया जाए, तब्दील कर दिया जाए, जिससे कि जो ये प्रॉब्लम आ रही है उसका एक छोटा सा सोल्यूशन यहाँ पर निकल जाए। चंडीगढ़ में जिस तरीके से किया गया है, क्या उस तरीके से हरियाणा में भी है? क्योंकि कैप्टन अभिमन्यु साहब ये कह रहे हैं, ये पहली बार नहीं है। ये पहली बार नहीं है कि स्टेट को हाईवे को चेंज कर दिया गया और इसकी रिव्यू समय समय पर होती रही है। कृपया इसको इसके साथ जोड़ करके ना देखें। जोड़ के क्यों नहीं देखेंगे? कैसी बात कर रहे हैं? इतिहास में भी आप देखेंगे, इतिहास में नहीं जाना, मुझे इतिहास में नहीं जाऊंगी मैं प्रेजेंट बात कर रही हूँ और फैक्ट्स के ऊपर बात होगी। कपिल साहब, इतिहास में मत जाइए, मौजूदा स्थिति की बात कर रहे हैं ना। ये केवल एक किसको कह सकते हैं कि इस समय पर ये चीजें आई हैं। आपको एक मुद्दा मिल गया, ये समय रोल बैक समय समय पर होता रहा है। मुद्दा क्या मिल गया? जो प्रदेश में हो रहा है उसी पर चर्चा हो रही है ना। मुद्दा तो आप लोग बना देते हैं, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल के। सुभाष जी, आ रही हूँ सभी के पास। सुभाष जी,
मैं मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूं, आप इस बात को मुद्दा कह रहे हैं, जनता और ठेकेदार जो दोनों एक ही समाज से बिलोंग करते हैं उनको लड़ाने का काम किया सरकार ने। अदरवाइज तो जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है हर ठेकेदार उस आदेश को फॉलो करना चाहता है। हरियाणा एक्साइज की पॉलिसी जो कैबिनेट में मंजूर की गई उसको फॉलो करना चाहते हैं। उसके बाद हमारे से लाइसेंस फीस ली जा रही है और हमारी दुकानें ना खुलने दी जा रही। और बीच में आपने एक बात कही कि शराबबंदी वाली आप जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तब से हम हर मंत्री की मीटिंग में, एफसी की मीटिंग में, कमिश्नर एक्साइज की मीटिंग में जाते रहे हैं और पिछली सरकारों में भी जाते रहे हैं। हमारी एक ही पली रही है कि हरियाणा में कानून 61-1-14 का पंजाब के पैटर्न, यूपी के पैटर्न, राजस्थान के पैटर्न किया जाए। वहां शराब 61-1-14 नॉन अवेलेबल है। हमारे यहाँ 10 ट्रक शराब के हैं तो थाने में जाते ही बेल हो जाती है। शाम को दोबारा फिर वही आदमी तस्करी करता है, अगले दिन वही आदमी तस्करी करता है। क्या आप ऐसा कानून क्यों नहीं लेके आते अगर समाज की सुविधाएं देखते हो तो? फोगाट साहब, क्या शराब के ठेके कहाँ खोले जाने चाहिए? क्योंकि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर जिस तरीके से ये एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद क्या मानकों को बदलने की जरूरत अब आन पड़ी है? देखिए नीतू जी, इस सरकार के सामने ये एक ऐसी घड़ी आ गई है जिसको आप धर्म संकट कह सकते हैं। सरकार के सामने एक संकट है। एक तरफ तो रेवेन्यू दिखाई देता है, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना जो है वो भी करनी जरूरी है। और इसमें जो है परेशान, ये बात सही है कि शराब कारोबारी परेशान है, क्योंकि उसको जो लाइसेंस फीस या जो भी वो खर्चा करेगा, जो टेंडर उसने डाला है वो पूरा चार्ज करेगी गवर्नमेंट। लेकिन अब उसको अब देख लीजिए, आज 1 अप्रैल से लेकर आज जितने दिन बीत गए हैं, 5-6 दिन, उसमें उसका जो नुकसान हुआ या जो आगे नुकसान होगा वो नेचुरल है कि सरकार की जिम्मेवारी है। अब सरकार के सामने ये भी एक संकट है कि उसको कैसे जो उनकी नुकसान की भरपाई की जाए। लेकिन इसमें 2-3 चीजें और भी हैं। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लगभग 10 साल से चल रहा था ये। अब उसमें उन्होंने कहा भी है, ये सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच थी उनमें से, कि भाई ये जो है हालत ये है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें पिछले 10 साल से इस इशू पे कोई काम नहीं कर रही। मजबूरी में फैसला दिया गया और ये एक केंद्र को फटकार भी लगाई थी कि भाई इससे तो बढ़िया कि होम डिलीवरी शुरू कर दें आप। इस तरह के कड़े शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। और ये तो सरकार के ऊपर गले की फांस बन गई है कि इसको कैसे लागू किया जाए। इसमें देखिए 3 पक्ष हैं, जनता भी एक पक्ष है और शराब कारोबारी भी एक पक्ष है और सरकार भी एक पक्ष है। तो इन 3 जो पक्ष हैं ये किस तरह से ये निकालेंगे? ये देखिए, कई बार क्या होता है कि कई मुद्दे सरकार के लिए बड़े मतलब जो है ना कि अकाल में बारिश की तरह आते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला SYL पर आया, तो जो वर्तमान सरकार है उसको लगा कि तो हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा ये। अब ये एक फैसला ऐसा आ गया जो सरकार के लिए जो है संकट का बायस बन सकता है। तो सरकारों के सामने अब इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो किस तरह से फैसला लेंगे। वे तो भारतीय जनता पार्टी सरकार के प्रवक्ता बताएंगे कि किस तरह का जो है फायदा, मतलब जो डिबेट के अंत तक पहुंचते वो जवाब दे ही दें कि किस तरीके से फैसला लेंगे। कि अजीत जैन जी, क्या कहेंगे आप? नीतू जी, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया कि नेशनल हाईवेज पे जो है ना ठेके नहीं होंगे, अगर होंगे तो 500 मीटर दूर होंगे। सरकार ने जो आबकारी नीति बनाई, उस आबकारी नीति जो है सरकार की बिल्कुल गलत है। उसने इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश क्या हैं और जन भावनाएं क्या हैं। दोनों बातों का ख्याल करके अगर सरकार आबकारी नीति बनाती, न तो शराब कारोबारियों को नुकसान होता और न ही जनता के हितों से खिलवाड़ होती। इन्होंने किसी भी बात के ऊपर ध्यान नहीं देके केवल रेवेन्यू जनरेट करना ही अपना एक मकसद इन्होंने मान लिया सरकार ने, चाहे शराब कारोबारी का नुकसान हो या जनता के हितों से खिलवाड़ हो। अगर सरकार पहले ही ये प्रावधान करती कि नेशनल हाईवे पर ठेके नहीं खोले जाएंगे, तो शराब कारोबारी जो हैं वो अप्लाई नहीं करते, वो टेंडर नहीं लेते, पैसे जमा नहीं कराते, उनको नुकसान नहीं होता। और फिर सरकार पंचायतों से ये मांगती कि किस पंचायत के अंदर ठेका खुलना, कहाँ नहीं खुलना है। कुछ कहना चाह रहे हैं कपिल साहब? ना उसकी बात कह रही है, बोले मैं नहीं बोला, जवाब देने दीजिए। आप कंटिन्यू भूल जाएंगे, फिर मैं भी भूल जाऊंगी। नहीं बोलिए कपिल साहब, आपके मन की बात फिर मन में रह जाएगी। बोल दीजिए, आप बस बोल लीजिए। ये अंतिम मेरे मन की बात नहीं है। देखिए, छत भी बोले और छाननी भी बोले। आप बार बार बात कर रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया। आप अपने समय की बात बताइए, अपने दौर की बात बताइए। जब सर्वोच्च न्यायालय ने डांट और फटकार लगाई,
उस समय केंद्र की सरकार कौन सी थी, किस पार्टी की सरकार थी, तब आपने इसके ऑर्डर की नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आप किसी सरकार है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आप ये बताइए ना। आप जनता ये पूछना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा सरकार किसकी है, केंद्र और राज्य में किसी सरकार है? बड़े ही सुनियोजित नहीं, राजनीतिक बात करने जनता एक बात नहीं करते, हालांकि आप भी नहीं चाहते थे, आपने क्यों लिए उस रेवेन्यू के जनता पैसे? के हितों से आपको कोई सरोकार नहीं, शराबकारियों से हितों से आपको कोई सरोकार नहीं। अगर ये सरोकार होता, आप कार्यनीति के अंदर बदलाव करते और नए शराब कारोबारी परेशान होते, जनता परेशान होती। चलिए हम नहीं कर पाए, आप कर देते। 10 साल से हम आपकी सरकार थी, हम करते 50 साल से तुमने 2.5 साल में तुमने क्या किया, केंद्र तुम के बताओ अंदर ना। सरकार रही है। एक आप सेकंड बताओ ना, एक क्या सेकंड रुक किया? जाइए, एक सेकंड शांत हो जाइए। बताओ ना, आपने क्या किया और आपने क्या किया, इस पर ऐसा चर्चा नहीं हो रही नहीं है। पीछे सुन लीजिए जैन साहब, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। बात यह है कि आप क्या कर रहे हैं मौजूदा समय में। कुछ है नहीं, एक ही बात जानते हैं, आगे पीछे पीछे क्या हुआ, पीछे देशपाल क्या जी, हुआ, आगे के देशपाल लिए बात कुछ है नहीं। 2.5 साल निकाल दिए। आपने भी कोई खास झंडे नहीं गाड़े हैं, आपने भी कोई झंडे नहीं गाड़े। दोनों ही राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी हाँ। सिर्फ राजनीति की रोटी सेक रही, न कि समस्या के समाधान की बात कर रही है। हाँ। कांग्रेस के सरकार में ही ये डिसीजन आया था। मैं लॉ का विद्यार्थी हूँ, मैं बताना चाहूंगा जस्टिस एम एस लोढ़ा के समय में भी इस तरह के ऐतिहासिक निर्णय आए थे और 2-3 बार ये निर्णय आ चुका और न्यायालय की गाइडलाइंस भी आ चुकी। परंतु कांग्रेस के समय में भी ऐसा था कि हाईवेज पर ठेके थे, शिक्षण संस्थाओं से 100 मीटर के दायरे में भी ठेके थे। परंतु अगर हम बात करें तो शराब के जो कारोबारी हैं वो भी इसी देश के नागरिक हैं और जो लोग परेशान हैं, जो शराब के ठेके बंद कराना चाहते हैं, वो भी इसी देश के नागरिक हैं, इसी प्रदेश के नागरिक हैं। सरकार को चाहिए था कि कोई अच्छी नीति और अच्छी पॉलिसी बनाए और उस पॉलिसी से शराब कारोबारियों को भी अवगत कराए और साथ में ये बताए, एक प्रत्येक गांव की ग्राम पंचायत से एक सुझाव मांगा जाना चाहिए था। हाँ। कि क्या आपके गांव में शराब का ठेका खोला जाए या नहीं खोला जाए, और उस जिन गांव में शराब के ठेके बंद करने के प्रस्ताव आते, शराब कारोबारियों को उस स्थिति से अवगत कराया जाता ताकि वो अपने जो है अनुमान लगाकर उचित कीमत वो सरकार को देते। परंतु सरकार तो सिर्फ अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सिर्फ अब एक व्यवसायी की तरह काम कर रही है, ना कि जनता के सेवक की तरह काम कर रही है। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं कि जनता परेशान हो ठेकेदार परेशान हो। इन लोगों को मतलब है कि इनके पास धन कितना इकट्ठा हुआ। ये एक व्यवसाय न मानकर जनहित में कार्य करना चाहिए सरकार को। और इसके साथ साथ मैं एक और सुझाव देना चाहूंगा, ये हमारे देश और प्रदेश का दुर्भाग्य है कि गलत चीजों का इतना प्रमोशन हो रहा है, इतना बढ़ावा दिया जा रहा है सिर्फ पैसे के लिए। अगर सरकार जितने प्रयास इस समस्या के समाधान के लिए कर रही है, सरकार अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जो प्रयास कर रही है, अगर ये प्रयास शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में किया जाता तो शायद बेहतर होता। तो सरकार को चाहिए कि शराब पहले भी बंद हुई है और शराब बंद होने कोई गलत काम नहीं है, परंतु ठेकेदारों को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ठेकेदारों से तो एक तरफ पैसे लिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोग वो पैसे लगा चुके हैं, वो लोग उस समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। मेरे शराब के कारोबारी साथी की बात से मैं सहमत हूं। अगर इनको अवगत करा जाता प्रत्येक स्थिति से तो ये अपना पैसा फंसाकर खड़ा नहीं करते। अब इनका तो पैसा फंस गया। दूसरी तरफ जो गांव में जो महिलाएं परेशान है शराब के कारण, शराब के ठेके कारण, वो भी परेशान चल रही हैं, ये लोग भी परेशान हैं। और जो 2 नंबर की शराब, जो अवैध शराब बेची जाती है, कोई भी ये बात स्वीकार नहीं करेगा। आप कहीं भी जांच करा लीजिए, प्रशासन और सरकार की मिली भगत के बिना अवैध शराब नहीं बेची जा सकती। अवैध शराब भी बिकती है, जिससे और ज्यादा परेशानी हो रही है। एक और पॉइंट ऐड कर दिया देशपाल साहब ने कि अवैध शराब बेची जाती है, अवैध शराब बेची जाती है, किसकी मिली भगत से? जनता भी, सरकार और प्रशासन की मिली भगत से। हाँ। शराब के कारोबारी जिनके पास लाइसेंस होता है, जिनके पास अधिकार होते हैं, वो भी शिकायत करते हैं और गांव के नागरिक भी शिकायत करते हैं। दुकानों, परचून की दुकानों पर भी शराब बेची जाती है। एक दुर्भाग्य है, जहां दूध बिकना चाहिए वहां शराब बिक रही है, अवैध तरीके से बिक रही है। सरकार की जिम्मेवारी बनती है। आपकी सरकार के टाइम पे भी नहीं बिका ना। मैं अपनी सरकार की बात कर रहा हूँ। इस तरह का हमारी सरकार में न तो कोई निर्णय आया था, और हमारी सरकार के समय के आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, अवैध जो शराब है, अगर हम आंकड़ों की बात करें आरटीआई के माध्यम से, तो सबसे कम अवैध शराब इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार में बिकी थी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, हमारी सरकार में जनता दरबार लगता था और कोई भी व्यक्ति सीधा मुख्यमंत्री को शिकायत करता था। हमारे समय में सीएम विंडो नहीं थी, मुख्यमंत्री जनता के बीच में थे। उस समय उस जिले के एसपी और डीसी को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आदेश करते थे, गांव की पंचायत के बीच में बैठकर आदेश करते थे। मोर साहब जी नीतू, ये राजनीतिक
कहीं इसको हम कि राजनीति के बीच में कहीं ये चीजें फंस रही हैं या फिर उसको निकालने की कोशिश किस तरीके से की जाए? दो पक्ष हैं हमारे पास, एक है आम आदमी और दूसरा है ठेकेदार पक्ष, और इसमें वो तमाम बिजनेसमैन भी आते हैं जो बार चलाते हैं, जो रेस्टोरेंट चलाते हैं। और गुड़गांव और फरीदाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जितने बार्स हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, उनके लाइसेंस में भी बढ़ोतरी हुई है, आपकी उनकी फीस में भी बढ़ोतरी हुई है। तो एक तरीके से वो तो फंस गए ना, उन्होंने जो लाइसेंस में पैसा लगाया वो डूब गया। और शराब पीने में एक तरीके से जो ये फैसला लिया गया है, ठेके बंद करवाने के साथ साथ आप शराब पी भी नहीं सकते हैं, ये भी एक पॉइंट इसमें ऐड हो गया है। तो किस तरीके से इस स्थिति को सुलझाया जाए, जरा आपसे भी जानना चाहूंगा। देखिए नीतू जी, एक तो इस जो आज का ये आधुनिक समय है, इसमें हमें ये विचार तो करना ही होगा कि जो शराबबंदी की बात है कहीं न कहीं उसको स्वीकार नहीं किया जा रहा है। कहीं अगर किसी प्रदेश में आज शराब बंद है, वहां भी पूर्ण रूप से शराबबंदी नहीं है किसी भी प्रकार से। अब विषय ये आता है कि जैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिए, किसके लिए दिए हैं? वो एक समाज हित की बात है। भाई नेशनल हाईवे पे क्यों मतलब वो ठेके नहीं होंगे, शराब की दुकानें क्यों नहीं होंगे? इसके पीछे एक कारण है कि उससे दिनों दिनों जो मतलब दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, परिवहन की दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, उसके पीछे ने कहीं न कहीं मतलब ये जिम्मेदारी आती है कि वहां पर शराब के ठेके, उससे ध्यान भटकता है, शराब पी के लोग गाड़ियां चलाते हैं। अब दोनों तरफ से समाज हित खड़ा है। अब उस समाज हित को कानून की पालना करते हुए अंतिम जो उद्देश्य है किसी भी कल्याणकारी राज्य का, अगर राजनीति को एक तरफ रख दे जाए, वोटों की राजनीति को या किसी प्रकार की भी राजनीति को, या इस बात की असफलता को स्वीकार कर ले सरकार, ईमानदारी से भी कोई बातें स्वीकार करी जा सकती हैं कि भी हमसे नीति बनी थी, उस नीति में कुछ असफलताएं हमारी रही है, उस नीति में कुछ तकनीकी खराबियां हो गई है, उस नीति में हम सुधार चाहते हैं, उस नीति का हम पुनर्विचार चाहते हैं। इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं, एक संतुलन बनाया जाता है। अब एक और बड़ी समस्या की बात आ रही है, जैसे चंडीगढ़ की बात आई, हरियाणा की बात आई है कि नेशनल हाईवे को स्टेट हाईवे में तब्दील कर दिया जाए। क्या किसी भी हाईवे का नाम नेशनल हाईवे से स्टेट हाईवे करने से उसके ऊपर जो व्हीकल जाएगा उस पर कोई अंतर पड़ेगा क्या? जिस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है, वो तो ऐसा हुआ कि अब कानून ये कहता है कि जिस कान को आप सीधे से नहीं पकड़ सकते, उस कान को आप घुमा के भी नहीं पकड़ सकते। जो मूल उद्देश्य है इसके पीछे, वो मूल उद्देश्य है समाज में बढ़ रही दुर्घटनाओं को। एक बात। अब दूसरी बात ये आती है कि अगर हाईवे से हटाकर ठेकों को हम बस्ती की तरफ ले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे समाज के अंदर आज भी शराब पीना एक सामाजिक बुराई है। वो कानूनी बाध्यता तो नहीं है, लेकिन सामाजिक बुराई है। अब जो ये संतुलन है, ये जो नीतियां हैं, ये नीति कैसे बनेगी, किस प्रकार से नीति होगी, इसके ऊपर एक पूरा ऐसा मंथन होना चाहिए। राजनीति एक तरफ है, सभी राजनीति एक तरफ बात करें, लेकिन उनके मैं तो यहां तक ऐसा सुझाव देता हूं कि जितनी भी शराब की दुकानें हैं वो सभी पुलिस स्टेशन के पास होनी चाहिए। चलिए, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा हमें, लेकिन हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। और भी कई सारे पहलू हैं जिन पर चर्चा होगी, लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।